Hello students, in this video we will cover case studies relating to chapter 10. तो यहाँ पे अगेन दो कंपनीज का डेटा दिया हुआ है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, और उनकी 2008 की फिगर्स दी हुई है और 2009 की एस्टिमेटेड फिगर्स दी हुई है. ई स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड. तो यानी जो एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट है, उसने एस्टिमेटेड फिगर्स यहाँ पे निकाली है एज पर द मैनेजमेंट गाइडेंस. तो हमें एक रियल वैल्यूज हैं और एक एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं. तो हमें डेटा एनालाइज करके फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा. तो यहाँ पे आप देखोगे इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और यहाँ पे ईपीएस और पी रेशो दी हुई है. ठीक है, पी रेशो भी आपको निकाल के दी है. तो पी रेशो क्या होता है आपको मैं याद दिला देता हूं. करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, अब अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी. ठीक है, ये पी रेशो होती है. अब बैलेंस शीट समरी में हमें कैश फिगर्स दी हुई है, अदर एसेट्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है द पी रेशो फॉर कंपनी बी इज हायर देन दैट ऑफ कंपनी ए. अच्छा, मान के चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लॉजिबल रीजंस टू जस्टिफाई सच अ हायर पी रेशो फॉर कंपनी बी. तो ये कह रहे हैं कंपनी बी का जो पी रेशो है वो कंपनी ए के पी रेशो से ज्यादा है. और आप देख ही सकते हो 2008 में भी कंपनी बी वॉज डूइंग गुड और 2009 के अंदर भी जो एस्टिमेटेड है वो कंपनी बी का ज्यादा है कंपनी ए से. तो वो कह रहे हैं किस रीजन की वजह से ये पी रेशो इसको ज्यादा मिला हुआ है. प्राइस, पी रेशो ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी बी के शेयर का प्राइस ज्यादा है, बस सिंपल सी बात. तो एक बात बताइए, पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस अपॉन बाय ईपीएस अपॉन बाय नंबर ऑफ इक्विटी. तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हमें गिवन नहीं है, लेकिन ईपीएस की फिगर्स गिवन है, तो ईपीएस की ग्रोथ निकाल लेते हैं. अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2.5 रुपीज का चेंज आया है और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आया है 5.7 रुपीज का. तो कम से कम यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे आप तो 20% का चेंज आया है ईपीएस के अंदर. और अगर यहाँ की बात करोगे तो समवेयर अराउंड 15% का चेंज आया है. तो सिंपल क्लियर विन किसकी हो गई? कंपनी बी की क्लियर विन हो गई. तो एक बार देख लेते हैं. ईपीएस ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी बी इज हायर देन ईपीएस ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी ए. सिंपल, ये फर्स्ट ही आंसर होना चाहिए. कंपनी बी इज रिलेटिवली स्मॉलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपनी ए फाइनेंशियल लीवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता. नन ऑफ द, ये भी गलत है. ठीक है, नॉन एक्सप्लेनेशन में दिया क्या दिया हुआ है ये देखिए. ईपीएस ग्रोथ रेट बता रखी है कंपनी ए की 14.7 थी और कंपनी बी की 20% से ज्यादा थी, इसलिए ऑप्शन ए ज्यादा ठीक था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज टू कंपनी अपीयर्स चीपर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशो. ठीक है, जिसको हम पैग रेशो भी बोलते हैं. तो ये बोल रहे हैं पैग रेशो वैल्यूएशंस के हिसाब से दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा सस्ती है. अब पैग रेशो क्या होता है समझ लो एक बार. पैग रेशो हो गया प्राइस अर्निंग अपॉन बाय ग्रोथ इन ईपीएस. सिंपल, ग्रोथ इन ईपीएस. तो ये होता है पैग रेशो. ठीक है, अब मान के चलते हैं यहाँ पे दोनों की प्राइस अर्निंग रेशो हमें दी हुई है. ठीक है, पी रेशो हमें दी हुई है और ईपीएस ग्रोथ भी हमें दिया हुआ है. तो सिंपल हमें वैल्यूज निकालनी है. तो कंपनी ए की मैं बात करूं तो कंपनी ए का ईपीएस कितना था? 19.5 रुपए था और पी रेशो कितना था? 17 रुपए था. तो यहाँ पे आप कितना आंसर आ गया? 14.7. ऐसी ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी बी. यहाँ पे पहले हमने ग्रोथ रेट निकाला है, सॉरी, यहाँ पे हमने पहले ग्रोथ रेट निकाला है. तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट निकाला था ईपीएस ग्रोथ रेट, वो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है. तो कंपनी ए का ईपीएस ग्रोथ रेट था 14.7% और कंपनी बी का ईपीएस ग्रोथ रेट था 20.14%. अब ग्रोथ रेट हमारे पास आ गया और प्राइस अर्निंग रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं. अब पैग रेशो फॉर कंपनी इज 15.4 अपॉन बाय 14.7. तो आप देखो एक बारी 15.4 हमें गिवन हुआ, ये रहा. पी रेशो हमें 15.4 कंपनी ए की गिवन थी और कंपनी बी का पी रेशो 18.2. तो सिंपल हमें वैल्यूज को पुट ऑन करना है. तो 15.4 डिवाइड बाय 14.7 करेंगे तो 1.04 आंसर आएगा. राउंड ऑफ फिर करके 1.05. ऐसी कंपनी बी का निकालेंगे तो 18.2 डिवाइड बाय 20.4 तो आंसर आ गया 0.91. तो इसका मतलब क्या है? एज पर द पैग रेशो कंपनी बी की वैल्यूएशन चीप है. कंपनी बी की वैल्यूएशन चीप है तो अंडर वैल्यूड हो गया. तो इसका मतलब क्या है? कंपनी ए इज चीपर, ये तो गलत ही हो गया. कंपनी बी इज चीपर एज इट्स पैग रेशो इज 0.91 टाइम्स कंपेयर टू 1.0. ये बिल्कुल ठीक लग रहा है. ठीक है, ये भी गलत है. 2.91 कहीं नहीं है और ऐसे यहाँ पे 2.91 कहीं नहीं है. सिंपल, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया.
Then question number 3, which of the following is closest to the market value of equity of company A? तो 2009 के अंदर एक्सपेक्टेड कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होने वाली है वो हमें निकालना है। अब पहले देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कितना क्या होता है कि शेयर मार्केट वैल्यू उस कंपनी की कितनी है, और वो कैसे निकलती है, करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, सिंपल। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ डेटा के अंदर, ना हमें नंबर ऑफ इक्विटी दी हुई है, दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ, तो निकालेंगे कैसे। अब लेकिन हमें ईपीएस दिया हुआ है और हमें पी रेशो दी हुई है, हमें दोनों दी हुई है, हम वहां से निकाल लेंगे। तो देखिए करंट मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो, ये तो होता है करंट मार्केट प्राइस। तो हमें ईपीएस कितनी दी हुई है, ईपीएस हमें दी हुई है 15.4 और हमें पी रेशो कितनी दी हुई थी 19.5। तो ये तो आ गया हमारा करंट मार्केट प्राइस सीएमपी। और हमें अब चाहिए क्या, नंबर ऑफ इक्विटी। अब नंबर ऑफ इक्विटी भी निकालना बड़ा आसान है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन बाय इक्विटी, राइट। तो हमें ईपीएस ऑलरेडी गिवन है, ईपीएस कितना गिवन है 15.4, नेट प्रॉफिट हमें पता ही है, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा 2763, एक मिनट, ईपीएस हमारा 19.5 है या 15.4 है, एक बार ये देख लेते हैं। ईपीएस हमारा 19.5 है, पी रेशो 15.4 है, ठीक है। तो ईपीएस 19.5 लिखना है, सॉरी ईपीएस यहां पे आ जाएगा 19.5। तो यहां से राउंड फिगर भी आ जाएगी, यहां से आप निकाल लोगे। तो इक्विटी कितनी आ गई, इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई 2763 डिवाइड बाय 19.5 कितना आ गया 141.69। तो इतनी तो हमारी इक्विटीज हो गई, इतनी इक्विटीज हो गई और ये हमारा प्राइस हो गया। तो जब आप इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 42,549 लाख, ठीक है। तो 42,549 ऑलमोस्ट 42,600 के आसपास हो गया, ठीक है। क्लोजर्स लिखा है यहाँ पे, नन ऑफ द अबव पे मत क्लिक करना, क्लोजर्स लिखा है, एक्यूरेट नहीं पूछा उन्होंने इसका मतलब, तो क्लोजर्स में ही आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द मार्केट कैप ऑफ कंपनी बी बेस्ड ऑन इट्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 36,000 करोड़। तो क्या कह रहा है, मार्केट कैप जो कंपनी बी की है वो 36,000 करोड़ है। Which of the following is closest to its EV upon by EBITDA? EV क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू, कंपनी की कितनी वैल्यू है, और वो कैपिटल स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है। EBITDA हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन द फार कॉस्ट ऑफ 2009। तो 2009 के डेटा पे हमें ये पूरा फिगर जो है रेशो निकाल के देनी है इनको। अब देखिए पहले ईवी का फॉर्मूला देख लीजिए, ईवी होता है इक्विटी प्लस डेट माइनस कैश, ठीक है। एबिटा हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, तो ये नेट प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा प्लस टैक्स हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये नेट प्रॉफिट की फिगर हमारे पास आई, तो इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आप ऐड करोगे तो एबिटा आ जाएगा। तो सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें ऑलरेडी गिवन है 36,000 करोड़, डेट हमें गिवन है 1626, और यहाँ पे कैश की फिगर भी हमें बैलेंस शीट में क्लियर थी, ठीक है। तो 36,000 प्लस 1626 माइनस 57, कैश को मैंने माइनस करा, तो एंटरप्राइज वैल्यू कितनी आ गई मेरी, ये आ गई। एबिटा की अगर मैं बात करूं तो एबिटा क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा कितना आ गया, ये आ गया। जब डिवाइड करोगे तो आपकी फिगर आ जाएगी 9.5 के आसपास, ठीक है। तो 9.54 आपको ऑलरेडी गिवन था, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। Then next question, question number 5. The average PE ratio of peers in the industry, peers मतलब जो इस कंपनी के कंपटीटर हैं, वो 16 टाइम्स में ट्रेड कर रही थी 2009 में। The analyst believes that company B deserves to trade at a 20%. वो ये कह रहे हैं कि 20% प्रीमियम पे होना चाहिए, यानी जो इंडस्ट्री 16 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, 16 टाइम्स प्राइस पे ट्रेड कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी भी उससे भी ज्यादा प्राइस पे ट्रेड करनी चाहिए कंपेयर टू इट्स पीयर्स, बिकॉज ऑफ इट्स लो रिस्क एंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल। हाई ग्रोथ की वजह से 20% का ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फेयर प्राइस ऑफ इट्स शेयर। अब देखिए कंपनी का, अगर मैं अभी का ईपीएस बात करूं, कंपनी की ईपीएस क्या आ रही है, लेटेस्ट ईपीएस 2009 की अगर आप देखोगे तो वो आ रही है 32.2, ठीक है।
तो अगर ये 16 टाइम्स में ट्रेड कर रही है तो पी रेशियो कितना निकल गया हमारा, पी रेशियो इज इक्वल टू प्राइस अपॉन बाय अर्निंग पर शेयर, है ना। तो ये कितना है हमारे पास 32.2, ठीक है। प्राइस हमें निकालना है और पी रेशियो में ऑलरेडी गिवन है, पी रेशियो क्या है हमारी 16, ठीक है। तो 32.2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस आ जाएगा, आंसर आ गया 515.2। तो ये इंडस्ट्री का प्राइस हो गया। अब ये कह रहा है कंपनी बी डिजर्व्स टू ट्रेड एट 20% प्रीमियम, इसमें 20% जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 618, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हो गया 617.8, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। तो एनालिस्ट एस्टिमेट ऑफ द फेयर एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा मल्टीपल फॉर कंपनी ए इज 8.5। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, वहां पे हमें एबिटा मल्टीपल को आइडेंटिफाई करना था, लेकिन यहाँ पे एबिटा मल्टीपल ऑलरेडी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी। तो हमें कंपनी की इक्विटी का फेयर वैल्यू निकालना है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। अगेन तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, पहले आप ये देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू हो गया इक्विटी प्लस डेट, और यही हमें निकालना है, इक्विटी हमें निकालना है, आइडेंटिफाई करना है, डेट माइनस कैश, ठीक है। और हमें डिवाइड करना है इसको एबिटा से, और हमें इसका फिगर भी दिया हुआ है 8.5। तो हमें सारी फिगर्स तो दी हुई है, डेट भी दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, एबिटा भी दिया हुआ है, बस सिंपली आपको पुट करना है। तो अब इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, डेट में आपने क्या पुट करना है, कंपनी ए का पूछा है 2009 का, ये देखिए कंपनी ए का 2009 का डेट कितना था 1640 था, ठीक है। कैश कितना था कंपनी के पास 169 था, तो 169 को आप यहां से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 170 जब हम करेंगे 1471 आ गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो 1471 1471 इक्विटी, और एबिटा हमने ऊपर निकाला ही था, तो एबिटा की वैल्यूज क्या आएंगी, सिंपली अगर आप यहां से देखोगे तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 4754, यहां पे आ गया आपका पूरा ईवी, ये आपका ईवी आ गया, ठीक है। अब जब ईवी आपके पास आ गया और आपके पास ये वाली फिगर है 1471, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 38,942 लैक्स। तो आंसर आ गया आपका 38,943, सिंपल। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिकोड कर दिया और फिर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है। अबिटा अगेन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, नेट प्रॉफिट गिवन है कंपनी का, आप नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दो, टैक्स ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, अमोर्टाइजेशन कर दो, तो आपके पास अबिटा आ जाएगा आगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी। अब यहां पे से एक सिंगल कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और एक ही साल का उसका प्रोजेक्शन है। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, यहाँ भी हमें पे आउट रेशियो भी दिया हुआ है। पे आउट रेशियो क्या होता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया गया। पे आउट रेशियो 80% है, तो यानी 2376 में से 80% तो उन्होंने डिविडेंड के उसमें दे दिया, तो ये हो गया डिविडेंड पे आउट। और रिटेन कितना करा, रिटेन करा कंपनी ने 20%, ये आ गया कंपनी का रिजर्व। देन पी रेशियो भी गिवन है, टैक्स रेट हमें गिवन है, ईपीएस भी गिवन है, अर्निंग पर शेयर 17 है कंपनी की, एबिटा पूरा गिवन है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट गिवन है, नीचे हमें क्या दिया हुआ है, डेट इक्विटी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसका कैश फ्लोज भी दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 4200, कैपिटल एक्सपेंडिचर -2400, यानी कंपनी ने 2400 करोड़ रुपीस के एसेट खरीदे। अदर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज 1200, तो कंपनी ने इन्वेस्टिंग कैश फ्लो मतलब कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल करी होगी, तो 1200 लाख रुपए वहां से आए। फाइनेंसिंग कैश फ्लो 240 और उन्होंने बोरोइंग्स भी करी है 240। अब लिखा था एजीएम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड द डिविडेंड फॉर द रिसेंटली कंक्लूडेड ईयर एंड इट वाज जस्ट पेड। इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5%, which of the following is closest to the fair value of the share assuming the cost of equity is 12%। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगेगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है, D1
उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये हो गया वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो D1 क्या है अभी निकाल लेते हैं। ग्रोथ हमें दिया हुआ ऑलरेडी 5% का है, तो जो D0 है मतलब जो इस बार का डिविडेंड है उस बार के डिविडेंड के अंदर 5% की ग्रोथ निकाल दो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है 12%, माइनस ग्रोथ हमें दोबारा गिवन है 5%। तो इस बार का डिविडेंड कितना था एक बार देख लेते हैं। अभी अर्निंग पर शेयर था 17 में से डिविडेंड किया 18%, तो कितना आ गया आंसर 146 आ गया आपका डिविडेंड, 14.6 आपका डिविडेंड आ गया। 170 में से 34 गए, सॉरी 13.6, तो 13.6 आ गया डिविडेंड, प्लस उसमें 5% का इंक्रीज आएगा, नीचे में आ गया 7%, आपका करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फिगर आ गई D1 की 14.28, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1.05 करोगे, ये आ गया। फिर उसके बाद बैलेंस शीट फिगर आ गई आपकी 204, तो डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूलेस के अंदर केवल वैल्यूज पुट करी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फॉर द ईयर 2008। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपेक्स माइनस टैक्स सेव्ड ऑन इंटरेस्ट, बड़ा सिंपल है। ये होता है हमारा फ्री कैश फ्लो टू फर्म, जिसको हमने पढ़ा था FCFF। ठीक है, तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज दिए हुए हैं, ये रहे हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैपेक्स हमें दिया हुआ है -2400 करोड़, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट सेव्ड ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने कितना पे करा है, ये देखिए 175.8। अब 175.8 पे हमने टैक्स सेव करा होगा 30% का, तो वो भी हमें लिखना है। सब सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, आप यहाँ पे देखो एक बार। ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट था और ये हमारा टैक्स रेट था, तो यानी 52 लाख रुपीस का टैक्स हमने सेव करा होगा। अब फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये हमारा हो गया कैपेक्स, और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट से सॉरी टैक्स सेव्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। तो टोटल फिगर बैलेंस शीट फिगर इतनी आ गई 17.47। तो आपका आंसर कितना हो गया, आप ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। सिंपल। अगेन फॉर्मूले के अंदर केवल और केवल वैल्यूज प्लेस करिए। Now based on the following information calculate the cost of equity of the company। तो cost of equity कैसे निकलती है, CAPM मॉडल से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। और CAPM क्या कहता है, cost of equity is equal to risk free rate of return plus beta factor multiplied by the risk premium minus risk free rate of return। सिंपल वैल्यू को बोल रहा है आपको। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 6%, बीटा हमें दिया हुआ है 1.2%, और मार्केट रिटर्न हमें कितना दिया हुआ है 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, 10 और रिस्क फ्री कितना हो गया 6। अगेन 6% प्लस 1.2 इंटू 4, 6% प्लस 4.8% कितना आ गया 10.8। सिंपल, यहीं से हमने सॉल्व कर दिया सारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो द फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 12,000 lakhs। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की क्या हो गई, वैल्यूएशन हो गई 12,000 लाख, इक्विटी वैल्यूएशन हो गई। While the liabilities are worth the same as shown in the balance sheet। तो कह रहे हैं जो बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है लाइबिलिटीज तो वही है, लेकिन कंपनी की एसेट्स जो है वो 12,000 रुपीज करंट वैल्यूएशन हो गई इसकी। इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12% एंड कॉस्ट ऑफ डेट नेट ऑफ टैक्सेस इज 8%। क्यों, क्योंकि डेट पे हमें टैक्स भी सेव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेट ऑफ टैक्सेस लिखा हुआ है, वो 8% हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर उसके टोटल ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रपोर्शन ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, और दूसरा कैपिटल क्या है प्लस प्रपोर्शन ऑफ या फिर वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट हमें गिवन है, तो प्रपोर्शन ऑफ डेट और प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी हमें गिवन नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट हमारे पास कितना दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट में, डेट दिया हुआ है 1598.6। ठीक है, ये डेट दिया हुआ है, तो डेट हो गया 1598.6,
और हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है 12,000 लाख दी हुई है। तो टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया 13,598। ठीक है, अब उसमें से प्रोपोर्शन ऑफ निकल जाएगा, टोटल कितना आ गया हमारा, उसमें से प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी दोनों निकल जाएगा। देखो आप, अब देखो टोटल कितना आ गया 13,598 आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ डेट कितना आ गया 11.75%, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कितना आ गया 88.25%। बस अब निकाल लो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हमें कितनी गिवन है 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी गिवन है 12%, आंसर आ जाएगा 11.53%। तो देख लेते हैं 11.5 हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज the future cash flow to the firm of the company for next year is estimated to be 2,000 लाख। तो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी 2,000 लाख का प्रॉफिट करेगी, सॉरी कैश फ्लोज होगी। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% इन द ईयर आफ्टर दैट, यानी 10% और बढ़ जाएगा तो सेकेंड ईयर के अंदर 2,200 लाख हो जाएगा। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% परपेचुअली, मतलब पूरी जिंदगी भर फिर 5% से उसके कैश फ्लोज जो है वो इंक्रीज करेंगे। सो इफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11%, तो ये कितनी हो गई 11% हो गया हमारा डिस्काउंटिंग रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द फेयर वैल्यू ऑफ द फर्म, हमें एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी। तो एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, सिंपल है। ठीक है, तो 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी है वो निकाल लेते हैं, 2,000 डिवाइड बाय 11% से। ठीक है, ऐसी फिर उसके बाद 2,200 की ईयर 2 के अंदर होगी, ये ईयर 1 के अंदर है तो ईयर 1 के लिए एक बार डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये ईयर 2 के अंदर है तो ईयर 2 के लिए हमें 2 बार डिस्काउंट करना पड़ेगा इसको, और फिर उसके बाद 5% का ग्रोथ रेट भी है ना। तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आप देखिए ईयर 1 में जब 2,000 हो जाएगा तो 2,000 लाख की तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 1801। ईयर 2 के अंदर हमारे पास 2,200 लाख होगा और प्लस 5% ग्रोथ हो जाएगा परपेचुअली, आने वाले समय के अंदर 5% होगा, तो सबका आप निकालोगे तो कितना फिगर आ जाएगा 36,660 लाख। ये मैंने कैसे निकाला अब ये भी दिखा देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 2 इन ईयर 1 कितना हो गया 2,200 लाख डिवाइड बाय जो भी हमारा डिस्काउंट रेट था माइनस ग्रोथ रेट, तो 0.06 आ गया, तो ये आ गया हमारा 36,666। अब 36,666 ये ईयर 1 के अंदर है। अब ईयर 0 के अंदर लाने के लिए इसको एक बार और डिस्काउंट करना पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इन ईयर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर 2 इन ईयर 0। तो यहाँ पे आप जब ऐड करोगे ये आपका डिस्काउंट रेट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1801 प्लस 33,033, तो आंसर आ जाएगा 34,834। तो देखते हैं इसके आसपास की कौन सी फिगर है, हमारे पास है 34,835, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये चार्ट आप समझ लीजिए डिस्काउंटिंग चार्ट है। मैंने ईयर 2 की इनकम, ईयर 2 के कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंट करा ईयर 1 के अंदर, फिर ईयर 1 से इसको डिस्काउंट फर्दर करा ईयर 0 के अंदर। ऐसे ही ईयर 1 की जो ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल कैश फ्लोज थे, फिर मैंने उसको भी डिस्काउंट करा 11% से। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये चैप्टर 10 से लिए गए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये। तो इनको डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी या फिर रिवाइंड करके देख लेना, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू NISMexams.in। तो वहाँ पे जब आप अपने इन्फॉर्मेशन फिल इन करोगे और पेमेंट करोगे तो आपको ई बुक मिल जाएगी, और ई बुक में फिर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस